हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने हमारा पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी प्रारंभ किया था। आज हम इसके चौथे भाग को प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी के रूप। तो शुरू करते हैं अध्याय 1 का भाग 4। बच्चों, पिछले भाग में हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, उसका अर्थ हमने जाना। हमने देखा कि कई सारे देशों में सत्ता की साझेदारी की मांग की गई थी, क्योंकि इन सभी देशों में कई सारे सामाजिक समूह थे, समुदाय थे, और इस कारण सभी जो है सत्ता में साझेदार या भागीदार बनना चाहते थे। लेकिन उन देशों की सरकारों ने इन मांगों को कई बार अच्छी तरीके से सुलझाया और कई बार वह खुद ही इस समस्या में उलझकर रह गई, और इसका परिणाम यह हुआ कि देश की प्रगति रुक जाती है, देश का विकास रुक जाता है। और इसके उदाहरण के रूप में हमने 2 देशों की बात की थी। हमने श्रीलंका का उदाहरण देखा था, जहां पर हमने तमिलों और सिंहलियों के बीच में संघर्ष की बात की थी सत्ता में साझेदारी को लेकर के, और उसके बाद में श्रीलंका जो है गृह युद्ध में खुद ही उलझ जाता है और वहाँ पर इस समस्या को सही तरीके से नहीं सुलझाया जाता। लेकिन बाद में वहाँ की सरकार इस मांग को समझती है और अंत में जाकर गृह युद्ध की समाप्ति होती है। और उसके बाद में हमने देखा बेल्जियम का उदाहरण, जो कि यूरोप महाद्वीप में है, और वहाँ पर सत्ता की साझेदारी की मांग की जाती है। भाषाई आधार पर बेल्जियम में 2 सामाजिक समूह थे, जिसमें कि एक था फ्रेंच भाषियों का और दूसरा था डच भाषियों का। लेकिन बेल्जियम की सरकार दोनों में एकता स्थापित करने के लिए, वहाँ के समाज में सौहार्द को बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए प्रारंभ से ही प्रयत्न करती है और ऐसी नीतियां लेकर के आती है जिससे कि कोई भी एक सामाजिक समूह जो है अपने को हीन महसूस ना करे और दोनों की ही बराबर सत्ता में साझेदारी हो। और इस प्रकार से बेल्जियम का उदाहरण जो है वह अधिक उचित दिखता है। और इस कारण हम कहते हैं कि किसी भी देश में, चाहे वहाँ पर छोटा समाज हो, बड़ा समाज हो, या समाज में विभिन्नता हो अथवा नहीं हो, वहाँ पर सत्ता में साझेदारी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी होना महत्वपूर्ण हो जाता है। और अन्य शासन व्यवस्थाओं में भी हमें सत्ता में साझेदारी का महत्व मालूम चलता है। बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के और कौन कौन से रूप हो सकते हैं, जिससे कि वहाँ के सभी सामाजिक समूहों को सत्ता में साझेदारी का एहसास हो सके और सभी जो है सत्ता में साझेदार बन सके। तो बात करते हैं सत्ता में साझेदारी के रूपों की। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। इस कारण जनता को इसमें भागीदार बनाना और भी आवश्यक होता है। तो लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है जनता सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो इस कारण जो है जनता को भागीदार बनाना और भी आवश्यक हो जाता है। प्रारंभ में हमेशा से यह विचार रहा कि सत्ता में साझेदारी नहीं होनी चाहिए, इससे निर्णय लेने में देरी होती है और निर्णय प्रक्रिया जो है लंबी हो जाती है और निर्णय को लागू करने में और भी कठिनाई आती है। तो इस प्रकार से सत्ता को अलग अलग अंगों में विभाजित नहीं करना चाहिए। लेकिन यह विचार बाद में समाप्त हो जाता है और सत्ता में साझेदारी को सही माना जाने लगता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो है लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इस कारण जनता को सत्ता में साझेदार बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो एक अच्छा लोकतंत्र कौन सा हो सकता है? एक अच्छा लोकतंत्र वही हो सकता है जहां पर सभी सामाजिक समूहों को सत्ता में साझेदार बनाया जाए, चाहे वह सामाजिक समूह छोटा हो, बड़ा हो, समृद्ध हो या फिर समृद्ध ना हो। किसी भी सामाजिक स्थिति में वह क्या है, सत्ता में भागीदार जो है बनना ही चाहिए। तो समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को सम्मान देने वाला ही क्या होता है, एक अच्छा लोकतंत्र होता है। सार्वजनिक रूप से नीतियां तय की जाती हैं, सभी को इसमें शामिल किया जाता है, सभी के मतों और सभी के विचारों को उन नीतियों में शामिल किया जाता है, सभी के हितों को ध्यान में रखकर ही नीतियों का निर्माण किया जाता है, जिसमें सबकी सहमति भी शामिल होती है। अतः एक अच्छे लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है, ताकि किसी भी नागरिक को यह ना लगे कि मैं मेरे देश में ही क्या हूँ, बेगाना हूँ, या फिर मुझे जो है मेरे देश की सरकार मेरे हितों को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण नहीं कर रही। इस कारण सभी नागरिकों को जो है सत्ता में भागीदारी के लिए उनकी सहमति उनसे ली जाती है और फिर नीति का निर्माण किया जाता है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के रूपों की यदि हम बात करें तो उसका पहला रूप है सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज रूप के आधार पर सत्ता को बांटा जाता है,
जिसमें कि सत्ता को 3 अंगों में बराबर बांट दिया जाता है और इसे नियंत्रण तथा संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। जिसमें हम बात कर सकते हैं भारत की, जिसमें कि भारत में भी सत्ता का वितरण यहाँ के 3 अंगों में हमें देखने को मिलता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो हम कहेंगे सत्ता का क्षैतिज वितरण 3 अंगों के रूप में होता है। तीनों ही अंग को बराबर शक्तियां दे दी जाती हैं और तीनों ही एक दूसरे पर अंकुश रखने का काम भी करते हैं। किसी भी एक अंग को असीमित अधिकार नहीं दिए जाते हैं, सभी को बराबर अधिकार दिए जाते हैं। इस कारण इसे नियंत्रण तथा संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा होता है। इसमें शासन के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे कि भारत, हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, पर यह संसद के अधीन होती है। और न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश का कार्य भी करती है, अंकुश भी रखती है। इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। तो इस प्रकार से हमने देखा सत्ता का क्षैतिज रूप से वितरण। अब हम बात करते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो यह क्या है? यह दूसरे प्रकार से सत्ता का बंटवारा हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा होता है, जिसमें कि एक सरकार होती है केंद्र के स्तर पर, दूसरी सरकार होती है प्रांत या राज्य के स्तर पर। और यह व्यवस्था भी हमें भारत में देखने को मिलती है। यानी आधुनिक लोकतंत्र का एक और सत्ता की भागीदारी का रूप है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसमें केंद्र के स्तर पर एक सरकार होती है और एक राज्य के स्तर पर सरकार होती है। और भारत में स्थानीय सरकार भी है। तो यह 3 स्तरों पर सरकारें हो चुकी हैं। तो सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा होता है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सरकार का बंटवारा हो सकता है। जैसे कि पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार होती है, जिसे हम राष्ट्रीय सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं, जिसे संघ सरकार या केंद्र सरकार कहा जाता है। यह पूरे देश के लिए होती है। और फिर प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सरकारें होती हैं। इन्हें भारत में राज्य सरकार कहा जाता है। तीसरा जो सत्ता के साझेदारी का रूप है या सत्ता की भागीदारी का रूप है, वह है सत्ता का विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारा होना। तो विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारा यानी भारत जैसे कई अन्य देशों में भी कई प्रकार के सामाजिक समूह हैं और उनमें भी हमें बंटवारा देखने को मिलता है। जैसे हम बात कर सकते हैं भारत में अल्पसंख्यक भी हैं, बहुसंख्यक भी हैं, जाति आधार पर भी कई सारे सामाजिक समूह हैं, महिला और पुरुषों के आधार पर भी अंतर है और भी कई प्रकार के सामाजिक समूह भारत में पाए जाते हैं। और इस कारण उन सभी को जो है सत्ता में साझेदार बनाया जाता है। तो हम कहेंगे कुछ देशों में कानूनी प्रावधान है कि सामाजिक रूप से जो भी कमजोर समुदाय हैं उन्हें भी सत्ता में भागीदार बनाया जाए। और इसी तरीके से भारत में भी कमजोर समुदायों के लिए क्या है? आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है, ताकि वह भी क्या है? वह आरक्षित सीटों पर आगे आकर के सत्ता में साझेदार बने, क्योंकि उनकी स्थिति जो है वह अच्छी नहीं है, उनकी स्थिति कमज़ोर है। इस कारण वह सत्ता में भागीदार बनने के लिए वह खुद आगे से शामिल नहीं हो सकते। इस कारण सरकार प्रयास करती है और सरकार आरक्षण की व्यवस्था करती है, ताकि कमज़ोर समुदाय जो है उन सीटों पर चुन करके आए और सत्ता में हिस्सेदार बने और ऐसी नीतियों का निर्माण करें जो कि उनके हितों के लिए हैं या उनके हितों को ध्यान में रखकर उनकी कमज़ोर स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा सके। तो कुछ देशों में कानूनी प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय, चाहे वह महिलाएं हो चाहे वह अल्पसंख्यक हो, को विधायिका प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। और इसके लिए क्या होता है? इसके लिए चुनाव क्षेत्र को आरक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से सत्ता का विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारा होते हुए भी हमें दिखता है। अब हम देखते हैं सत्ता का बंटवारा और उसके लिए दावेदारों के बीच चुनाव करने का हमारे पास में विकल्प होना और दबाव समूहों का भारत में या अन्य देशों में होना। तो हम कहेंगे कि सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव करने का विकल्प भी हमारे पास में होता है। तो यह भी क्या है? सत्ता में साझेदारी का ही एक उदाहरण है, एक रूप है। तथा दबाव समूह भी हमें देखने को मिलते हैं और कई सारे आंदोलन भी होते हैं। तो इनके द्वारा शासन को प्रभावित किया जाता है, शासन को नियंत्रित भी किया जाता है। लोकतंत्र में साझेदारी के अंतर्गत हमारे पास विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध विकल्प से भी हम समझ सकते हैं। तो हमारे पास में चुनाव के लिए हमारे पास में कई सारे राजनीतिक दल होते हैं, हम उनकी विचारधाराओं को समझ सकते हैं और उस आधार पर हम चुनाव कर सकते हैं कि हमें चुनाव के अंदर कौन से
राजनीतिक पार्टी और कौन से उम्मीदवार को चुनना है और कौन सा व्यक्ति को हमारे प्रतिनिधि के रूप में आगे भेजना है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में हमारे लिए उम्मीदवारों का चुनाव करना और उनका विकल्प होना भी सत्ता के साझेदार के रूप का उदाहरण ही है। इससे सत्ता में आने के लिए उन सभी राजनीतिक दलों के बीच में, उन सभी उम्मीदवारों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है और उस आधार पर एक व्यक्ति आगे चुन करके जाता है जो कि नीति निर्माण में हिस्सा ले सकता है। तो सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के पास आती रहती है और जाती रहती है। इस तरीके से लोकतंत्र में विभिन्न हित समूह भी सक्रिय होते हैं। हित समूहों के रूप में हम व्यापारियों के हित समूह की बात कर सकते हैं, हम उद्योगपतियों के हित समूहों की बात कर सकते हैं, किसानों के हित समूह की बात कर सकते हैं और औद्योगिक मजदूरों के हित समूह की बात भी कर सकते हैं, जो सभी सरकार की विभिन्न समितियों के भागीदार होते हैं, सदस्य होते हैं या सरकार की नीतियों पर दबाव डालकर सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी सामाजिक समूहों ने अपने अपने दबाव समूह बनाए हैं और दबाव समूह बना करके यह सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हैं और सरकार को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, नियंत्रित करने का कार्य भी करते हैं और इस तरीके से वह सत्ता में साझेदार बनते हैं। तो हमने देखा सत्ता की साझेदारी के 4 रूप हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अध्याय 1 में हमने सत्ता की साझेदारी को समझा। हमने देखा कि किसी भी शासन व्यवस्था में सत्ता में साझेदारी एक महत्वपूर्ण अवधारणा हो जाती है और यह वर्तमान समय की एक प्रमुख आवश्यकता है, जिससे कि सभी सामाजिक समूह जो है सत्ता में अपने मांगों को मनवा सकें, अपने हितों को आगे सरकार तक पहुंचा सकें और सरकार भी उन मांगों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण करे। तो इस प्रकार से हमने आज हमारा प्रथम अध्याय समाप्त किया है। मिलते हैं इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न में अगले भाग में। धन्यवाद।